नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी के लिए हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें टॉप 300 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और उसी के तहत आज हम बात करेंगे जलवायु प्रदेशों की। अब किसी भी साल का यूपीएससी का पेपर उठाकर देखिए प्रीलिम्स का, उसमें एक या दो प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनको हल करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप जलवायु प्रदेशों को समझें। दुनिया के किस हिस्से में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए, तभी आप उसे सही कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना तो हर तरह की जलवायु से प्रश्न नहीं आते। कुछ ही ऐसे जलवायु प्रदेश हैं जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं और उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। एडवांस में मैंने इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी है, सारी भूगोल वाली सारी पीडीएफ मैंने दे दी है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, सिर्फ वही चीज़ें समझ रहे हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं, पहली बात करें कि जलवायु क्या होती है। पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा रहता है कि किसी स्थान पर लगभग 50 साल 40 साल ऐसा लिखा रहता है, कहीं पे 30 साल लिखा है। चलिए हम 30 साल पढ़ लेते हैं। 30 साल या उससे अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। मतलब लगभग 30-20 ऐसे ही आप देखें कि इतने सालों तक एक ही तरह का यहाँ मौसम है, तो उसे हम कह देते हैं जलवायु। यहाँ पे गर्मी है, इतना टेम्परेचर रहता है, लगभग औसत टेम्परेचर इतना ही रहता है, तो उसी के आधार पर हम कह देते हैं कि इस क्षेत्र की जलवायु ऐसी है। ध्यान दीजिएगा कि मौसम और जलवायु के बीच का अंतर ये है कि मौसम में, ध्यान दीजिए यहाँ पे, वातावरण में अल्पकालिक परिवर्तन होते हैं। मतलब कुछ मिनट का परिवर्तन हो सकता है, कुछ महीने का। जैसे अभी आप बैठे हैं, अरे अचानक से गर्मी लगने लगी, फिर शाम होते होते ओहो ठंडी लगने लगी, ऐसा। या 1 मिनट के अंदर ही अभी गर्मी हो रही थी, फिर हो सकता है कि बारिश होने लगी अचानक से, फिर बंद हो गई। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, बदलाव जो हो रहा है, इसको हम मौसम कहते हैं। लेकिन लंबे समय तक एक खास स्थिति बनी हुई है, उसको कहते हैं जलवायु। ठीक है ना। ये जो बात क्या कहते हैं मौसम है, ये 1 मिनट से लेकर के 1 महीने तक हो सकता है, लेकिन जलवायु के लिए हमने क्या देखा, एक लंबी समय अवधि, लगभग 30 साल 20 साल ऐसे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेंस में ख़ास तौर से, और प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं कि जलवायु को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इस लाइन को अगर मैं व्याख्या इसकी करने लगूँ तो कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। मैं सिंपल से समझा देता हूँ कि जलवायु कैसे प्रभावित होती है। यहाँ लिखा है अक्षांश, ठीक, ये है पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा। तो कह रहा है कि अक्षांश से जलवायु प्रभावित होती है। इस भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पे अलग तरह से धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उसके अनुसार चीज़ें बदल रही हैं, तो उससे जलवायु प्रभावित होती है। किसी स्थान की ऊंचाई कितनी है, उससे भी जलवायु प्रभावित होती है। वहाँ की आसपास का पानी कैसा है, पानी है भी कि नहीं है, कि सूखा क्षेत्र है। समुद्र की धाराएं वहाँ की आसपास की कैसी हैं, इससे भी स्थलाकृति कैसी है, पहाड़ी है, पर्वतीय है, पठारी है, वहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी हैं, पवनें किस तरह से चलती हैं, ये सारी चीज़ें जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में सारी बातें गूंज रही होंगी कि हाँ, कैसे ये सब कुछ सब मिल के जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब चलिए हम आते हैं कि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। जो पहला है उसे हम कहते हैं गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु। इसके नाम पर नहीं जाना, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने लिख दिया है नाम, ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम आपको याद रहे, बस विशेषता याद होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ लिखा है भूमध्य रेखीय जलवायु, समझ रहे हैं। भूमध्य रेखीय मतलब ये है पृथ्वी और यह है भूमध्य रेखा, ठीक है, बीच में 0 डिग्री, इसी के आसपास की बात होगी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ के आसपास की बात हो रही है। और एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ, जब भी हम जलवायु प्रदेश पढ़ते हैं ना, यह बहुत ज़रूरी है कि हम हर प्रकार के जलवायु प्रदेश को सेपरेट तरीके से दिमाग में बिठाते चलें, वरना क्या हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है। इस एक जलवायु प्रदेश पे एक वीडियो बनेगी, इसके बाद से अगला जलवायु प्रदेश अलग, ताकि आप सेपरेट तरीके से चीज़ों को समझ सकें। तो अभी बात ये हो रही है कि ये पृथ्वी है और विषुवत रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु, यहाँ की जो क्षेत्र हैं वहाँ की जलवायु की बात हो रही है। ठीक, स्थान की बात देखिए क्या लिखा है
गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 से 10 डिग्री के बीच पाई जाती है। यही बात मैं कह रहा था कि ये भूमध्य रेखा है, इसके 5 या 10 डिग्री उत्तर या दक्षिण में यहाँ पर यह जलवायु पाई जाती है। ये लोकेशन आपने समझ लिया, ठीक। अब देखिए, अगर आपके पास मैप है, सामने कहीं दीवार पे लगा रखा है, किताब है, तो देखिए, खोलिए और ज़रा समझने की कोशिश करिए कि 5 और 10 के बीच में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन से देश आते हैं। मुख्य रूप से आप देखेंगे कि अमेज़न जो है इसी में आएगा, कांगो इसी में आएगा, मलेशिया इसी में आएगा, ईस्ट इंडीज़ के निचले इलाके भी इसी क्षेत्र में आते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका ये जो है ना, ये देशों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि यह क्षेत्र, यह देश किस जोन में आता है। ये तो स्थान की बात हो गई। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ के तापमान की। देखिए, तापमान में पूरे वर्ष एक रूपता होती है। वैसे भी आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि यह है पृथ्वी, यह है भूमध्य रेखा। अगर आपने उत्तरायण दक्षिणायण पढ़ा होगा तो ये जानते हैं कि इधर ये कर्क रेखा और मकर रेखा, तो सूरज की जो किरणें हैं वो साल भर उत्तर कभी इधर जाएंगी कभी इधर जाएंगी ज़्यादा ना, उत्तरायण दक्षिणायन के अनुसार। लेकिन जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर सूरज की किरणें लगभग साल भर सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर ज़्यादा सूरज की रोशनी प्राप्त होती है, ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं आता साल भर में, इसीलिए तापमान में एक रूपता होती है। साल भर तापमान बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे वाष्प ज़्यादा बनेंगे, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ पे जो है लो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी इनमें नमी होगी ज़्यादा, तो वही हवाएं जो है वही नमी फिर दोबारा बारिश बन के नीचे आएगी, ठीक है। अब देखिए, यही सारी बातें आगे समझ में आएंगी। औसत मासिक जो तापमान है, महीने का औसत तापमान है, वो कितना रहता है? 24 से 27 डिग्री रहता है। इससे कम नहीं होता, समझ रहे हैं? इतना उसका तापमान होता है और इसमें बदलाव नहीं होता। इम्पॉर्टेंट बात है, तापमान में यहाँ साल भर ज़्यादा बदलाव नहीं होता। लगभग साल भर 20 डिग्री से 22 डिग्री से ऊपर ही तापमान रहेगा। मोटे तौर पे देखिए 24 से 27 डिग्री, ये विशेषताएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, और सर्दियों का मौसम तो यहाँ होता ही नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भूमध्य रेखीय जलवायु में सर्दियों का मौसम होता ही नहीं है, ठंडी नहीं आती, हमेशा इस तरह से गर्मी का ही मौसम रहता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बारिश का क्या माहौल है। यहाँ पर साल भर भारी वर्षा होती है, पूरे क्षेत्र में अच्छी तरह से वितरित होती है। समझिएगा, जब जलवायु से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस तरह की बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। साल भर ये जो क्षेत्र है, तो पृथ्वी का मैंने अंडा बना दिया, 1 मिनट। हाँ, ये पृथ्वी फिर भी अंडा ही बन गया ठीक है। तो साल भर यहाँ पे क्या होगा कि वर्षा हर जगह समान होती है, ठीक, समूचे क्षेत्र में अच्छी तरह से वितरित होती है और भारी वर्षा होती है। और इस भारी वर्षा की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप एक दूसरे को कनेक्ट करना जानते हैं चीज़ों को कि यहाँ तापमान होता है, तापमान की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है, भारी वर्षा हो रही है तो उससे क्या क्या हो सकता है, कई तरह के जीव जंतु वनस्पतियाँ हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस है, उसकी वजह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी, वायरस भी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। आप देखिए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हैं, खासतौर से भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। ये जो क्षेत्र है ना, ये विकसित इसलिए भी नहीं है। आप दुनिया में देखेंगे कि इस जोन में जो देश बसे हुए हैं वो विकसित नहीं है, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का सेहत वाला जो मामला है वो इस वातावरण के कारण प्रभावित होता है, समझ रहे हैं। खैर, तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करना सीखिए। यहाँ पे भारी वर्षा होती है, पूरे क्षेत्र में अच्छी तरह से वितरित होती है और वार्षिक वर्षा का औसत हमेशा जो है 150 सेंटीमीटर से ऊपर रहता है। ये नहीं भी जानेंगे तभी काम चलेगा, सिर्फ इतना जानिए कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे, ओके। अच्छा, हर महीने वर्षा होती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में हर महीने वर्षा नहीं होती। जैसे भारत का एग्जाम्पल लीजिए, साल भर वर्षा थोड़ी होती है, खासतौर से मानसून के दौरान ही तो वर्षा होती है। यहाँ पे साल भर वर्षा होती है, हर महीने मतलब साल भर वर्षा होती है, ठीक है। और अधिकांश समय वर्षा का मासिक औसत जो है 6 सेंटीमीटर से ऊपर रहता है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ ये जानिए कि यहाँ पे साल भर वर्षा होती रहती है। ठीक, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, बहुत अधिक वाष्पीकरण होता है, गर्मी ज़्यादा है, वाष्पीकरण होगा ही, धूप ज़्यादा आ रही है। और संवहनीय पवनों के कारण दोपहर के बाद भारी वर्षा होती है। हम जब कक्षा 5वीं 6वीं में पढ़ते थे तो उसमें लिखा रहता था शाम को 4 बजे की वर्षा। सुबह क्या होता है, सुबह जैसे ही धूप निकलती है वाष्प बन के ऊपर हवाएं ऊपर उठने लगती हैं ऐसे, ठीक, संवहनीय हवाएं ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाती हैं। शाम होते होते जो है आसमान में इतनी आर्द्रता भर जाती है, इतना पर्याप्त हो जाता है कि फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। रोज़ बारिश होती है, रोज़ शाम को। ठीक है, तो इस तरह से भी आप चीज़ें समझिए। जब वर्षा का प्रकार आप पढ़ते हैं उसमें भी संवहनीय वर्षा के प्रकार में देखते हैं कि हवाएं कैसे ऊपर उठ रही हैं, फिर रोज़ बारिश हो रही है, उसमें इसका एग्जाम्पल लिया जाता है। अच्छा, बारिश भी देख लिया हमने, स्थान भी देख लिया। अब बात करेंगे वनस्पतियों की। ये यूपीएससी का फेवरेट है। जलवायु, जब जलवायु से प्रश्न आ रहे हैं तो वनस्पतियों को लेकर के प्रश्न खूब बनते हैं। जैसे 2021 का आप देखेंगे, इसी से जिस वनस्पति के बारे में पूछा गया था ना 2021 में, इसी जलवायु में वह वनस्पति पाई जाती है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा या पेपर देखा होगा, आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए, तो उच्च तापमान है, प्रचुर मात्रा में वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, आपने लोकेशन देख ही लिया है कि यह जलवायु कहाँ रहती है। ठीक है, यहाँ पर क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा है, बहुत अधिक वर्षा भी होती है, तो वर्षावन तो होंगे ही। ठीक, अच्छा, अमेजान तराई में जंगल इतना ज़्यादा घना है कि इसको सेल्वा कहते हैं। सेल्वास भी कहीं कहीं लिखा होता है, सेल्वा भी कहते हैं। अब एक अलग तरह का प्रश्न बनता है, पीसीएस में भी इसको लेकर प्रश्न बनाए गए हैं कि सेल्वास जो है किस प्रकार के वन हैं, किस प्रकार की वनस्पतियां हैं। ये भूमध्य रेखीय वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भूमध्य रेखीय वनस्पति में कई सदाबहार पेड़ शामिल हैं जो उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी का उत्पादन करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ समझने वाली हैं। इन क्षेत्रों में ना जो लकड़ी पाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है। अब जिस लकड़ी में कठोरता ज़्यादा होती है ना, उसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अभी आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं या साइबेरिया की तरफ ठंडे प्रदेशों में जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं वो काफ़ी मुलायम होती हैं। तो वहाँ पे कागज़ की इंडस्ट्री लगाना या कोई और इंडस्ट्री लगाना जिसमें लकड़ी को काट के उसका इस्तेमाल किया जाता है आसान है। यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो लकड़ी होती है कठोर होती है, इसलिए उसका आर्थिक इस्तेमाल करना बड़ा कठिन होता है। कहीं कहीं आप ये भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी में कि इस जगह पे जो लकड़ी है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, 60-60 मीटर की ऊंचाई तक पेड़ हो जाते हैं और इतने ज़्यादा घने पेड़ हैं कि उनको काट के जंगल से बाहर निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। दलदली क्षेत्र होता है, तो इनका इकोनॉमिक यूज़ आप नहीं कर पाते उतने अच्छे से। हालांकि अब तो चीज़ें बदल रही हैं, तरह तरह की मशीनें आ रही हैं, अमेज़न वन काटा जा रहा है, जल रहा है, इस तरह की न्यूज़ें भी आप देखते हैं। ठीक, खैर, तो वापस आते हैं, क्वेश्चन कहाँ कैसे बन सकता है। कठोर लकड़ी एक विशेषता है इस क्षेत्र की वनस्पतियों का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी ने ऐसे भी पूछे हैं, कई बार पूछा यूपीएससी ने बेसिकली इस पे कि लकड़ी पेड़ का नाम दे दिया है और पूछा गया है कि यह कहाँ पे पाई जाती है, किस प्रकार की वनस्पति है। ऐसे नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, इस तरह की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक बार चंदन के बारे में, 2 बार चंदन के बारे में पूछ लिया था, एक बार इसी ये जो महोगनी है, आबनूस है, इनको ऑप्शन में दिया था। ठीक, तो आप समझिए कि ये जो महोगनी है, आबनूस है और डाईवुड है, इस तरह के पेड़ किस प्रकार की वनस्पति के एग्जाम्पल्स हैं, यह समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। और तटीय क्षेत्रों और खारे दलदलों में मैंग्रोव वन भी पनपते हैं, यानी कि ये जो मैंग्रोव वन है ये भी भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लोगों की तरफ आते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बने हैं कि इन क्षेत्रों में जनजातियाँ कौन कौन सी निवास करती हैं। अमेजान बेसिन की बात करेंगे तो इंडियन रेड इंडियंस रहते हैं यहाँ पे। एक चीज़, ये भारतीय जनजातियाँ जो लिखी है ना, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अमेजान वन में
भारत के लोग तो गए नहीं, कई तरह के मिक्सचर, अभी हिस्ट्री में मैं नहीं जानना चाहता। जब यूरोपीय गए थे उधर ब्राज़ील की तरफ, तो यूरोप से भी कुछ लोगों को ले गए, भारत की तरफ से भी ले गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पर ये जो जनजातियाँ, ये वाला शब्द है, इसको मैं अभी एडिट करूँगा थोड़ा सा देख के, ठीक। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति रहती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। मलेशिया में ओरंग जनजाति पाई जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, कैसी है। इन जंगलों में रहने वाले अधिकांश लोग आदिम प्रकार के लोग हैं, शिकारी लोग हैं, संग्रहकर्ता के रूप में हैं और अधिक उन्नत स्थानांतरित खेती का अभ्यास करते हैं। कई बातें हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे और भाई, यहाँ जो जो लोग रहते हैं ना, इतनी ज़्यादा आर्द्रता है कि वो ज़मीन पे ज़्यादातर लोग नहीं रहते। जैसे पिग्मी जनजाति है, वो क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर ही अपना घर बनाते हैं ताकि जो है कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके, ठीक। ये लोग आदिम प्रकार के हैं, शिकारी हैं, क्योंकि खेती करना यहाँ पे लगभग संभव नहीं है। इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ की जलवायु उस तरह की नहीं है कि आप बहुत अच्छे से खेती कर सके। तो ये लोग क्या करते हैं, शिकारी हैं, संग्रह करता है, ठीक। और स्थानांतरित खेती करते हैं, मतलब ये है कि एक जगह से जगह साफ़ किया, वहाँ पर खेती की, फिर वहाँ से हट गए, आगे गए, वहाँ मतलब खेती की, फिर ऐसे ही हमारे यहाँ भी पूर्वोत्तर में ऐसी खेती होती है। एक तथ्य मैंने बताया था, पीडीएफ में दिया था पीसीएस वाली नोट में, कि आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग जगहों पे स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, कुछ वृक्षारोपण फसलों का भी अभ्यास किया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक रबड़ होता है, कोको होता है, यहाँ पर इस तरह की फसलें भी उगाई जाती हैं। ये अर्थव्यवस्था की बात हो गई। तो उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में, ये सारी चीज़ें, भूमध्यरेखीय जलवायु के बारे में जो कि यहाँ पर पाई जाती है, हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक। एक बार मैं आपका ध्यान उधर बस लेके चलूँ। ये है पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा, इसके 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण की बात हो रही थी। अब देखिए कि यहाँ पे तापमान कैसा होता है, किस कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे हैं, मतलब यहाँ पे वर्षा का क्या स्तर है, किस तरह की वर्षा होती है, वनस्पतियाँ यहाँ की कैसी हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर इतना है, ये समझ लिया है, तो यूपीएससी इसके आधार पर किसी भी तरह से कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगी ना, आप उसका उत्तर दे देंगे, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अब अगले पार्ट में अगले प्रकार की जलवायु हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।